नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात के बाद पूरा देश गुस्से में हर किसी के जुबान पर आरोपियों के लिए सिर्फ फांसी की मांग उठ रही है। उस रात उस बेटी के साथ जो हुआ वह आज से 17 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में घटी उस घटना की याद दिला गया। तब भी एक डॉक्टर बेटी मदद के लिए चिल्लाती रही, पर शहर के शोरगुल ने उसकी चीख को ही दबा दिया। समय और स्थितियां बदल गई, लेकिन आज भी दिल्ली की उस बेटी को न्याय चाहिए। तब कोलकाता वाले केस की तरह ही यहाँ भी बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को आत्महत्या का नाम दिया गया था। वह लड़की 7 महीने तक कोमा में थी और बाद में इस जान से रुखसत हो गई। इसके जाने के बाद आज भी यह केस अनसुलझा बना हुआ है और फाइलों में बंद है। तो आइए जानते हैं 17 साल पहले उस रात दिल्ली की उस बेटी के साथ क्या हुआ था। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया। आज से 17 साल पहले साल 2007 के सितंबर महीने की बात है। दिल्ली शहर के शोरगुल में पश्चिम दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले अस्पताल में किसी ने भी डॉक्टर कविता की मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। डॉक्टर 24 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। दरिंदे ने उसके शरीर के हर अंग को चोट दी। उस बेचारी के चेहरे और गर्दन पर काटने के निशान थे और वहां पर इंजेक्शन का निशान था। किसी ने भी 26 वर्षीय ईएसआई अस्पताल की वरिष्ठ निवासी को ड्रग देकर बलात्कार किया और बाद में उसकी जान लेने का भी प्रयास किया गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था। 17 साल बाद कविता का भी मामला अलग नहीं था। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शुरू में आत्महत्या का प्रयास का संदेह किया था। उस समय की समाचार रिपोर्ट में उल्लेख है कि कैसे इस मामले को बलात्कार के प्रयास के बाद आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया था। बात उस रात की है जब हॉस्पिटल से कविता के घर न पहुंचने के कारण कविता की बहन ने कविता को कई फ़ोन कॉल किए, मगर कोई जवाब नहीं मिला तो घबरा कर वह अस्पताल पहुंची और कविता को अपने पेट के बल बिस्तर पर लेटी हुई पाया। जब बहन ने उसे पुकारा तो कोई जवाब नहीं दिया। बहन ने सोचा कि कविता गहरी नींद में, लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका तब लगा जब उसने उसे पलट कर देखा। शरीर ठंडा था और उस पर घाव और चोटों के निशान थे। उसने अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहने थे और उसके निजी अंगों पर चोटों के निशान थे। कविता की बहन मदद के लिए चिल्लाई और इसके बाद डॉक्टर उसको अस्पताल के आपातकालीन में ले गए, लेकिन कविता के साथ हुई इस दरिंदगी के कारण कविता कोमा में चली गई। वह 7 महीने तक इसी अवस्था में रही। बाद में उसे पश्चिम बिहार के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शुरू में महसूस किया कि कविता ने आत्महत्या की है, लेकिन सार्वजनिक आक्रोश ने अधिकारियों को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उस समय सोशल मीडिया का उपयोग सीमित था, लेकिन आक्रोश ने सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया। एक केंद्रीय मंत्री कविता से अस्पताल में मिलने गए और उनके सभी चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखने का वादा किया गया। एक पूर्ण जांच भी शुरू की गई। उसके मेडिकल टेस्ट से वह सब कुछ पता चल गया जो उस रात कविता ने सहन किए थे। पूरे शरीर में खरोच के निशान, निजी अंगों सहित चिकित्सा रिपोर्ट में जो लिखा गया वाकई वो हैरान कर देने वाला था। उसका शरीर खरोंच और काटने के निशान थे और ढका हुआ था। उसकी गर्दन पर गहरे काटने के निशान थे। उसे बेहोश कर दिया गया था। उसका गला भी घोटा गया था। डॉक्टरों ने उसकी बाहों पर इंजेक्शन के निशान के अलावा उसकी गर्दन पर 2 लिक्चर मार्क भी पाए। मामला पेचीदा था। कोई गवाह नहीं, कोई मकसद नहीं और शुरुआत में कोई संदिग्ध नहीं। उसके सहयोगियों, परिवार और कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार के आधार पर जांचकर्ताओं ने पहले उसी अस्पताल के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया। एक जांचकर्ता ने याद करते हुए बताया कि कविता के परिवार ने हमें उनके करीबी सहयोगियों के साथ एक ग्रुप फोटो प्रदान किया था। यह फोटो एक सहकर्मी की विदाई पार्टी में घटना से 1 महीने पहले खींची गई थी, जो अमेरिका जाने वाला था। हमने फोटो में दिख रहे हर व्यक्ति का सत्यापन किया। हिरासत में लिया गया डॉक्टर भी फोटो में दिखाई दे रहा था। उस समय पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध था, लेकिन उसके पास एक बहाना था। पुलिस ने
कुछ सुराग पाने के लिए उसकी ब्रेन मैपिंग की, लेकिन कुछ भी पुष्ट नहीं मिला। दूसरा संदिग्ध कविता का एक करीबी रिश्तेदार था, लेकिन उसके पास भी एक बहाना था और घटना के समय वह शहर से बाहर था। जांचकर्ताओं को घटना से एक दिन पहले उसके और कविता के बीच एक लंबी कॉल का पता चला, लेकिन रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि उनके बीच ऐसी बातचीत आम बात थी। पुलिस ने उससे काफ़ी सवाल पूछे, खासकर जब उसने ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने से इनकार कर दिया। पुलिस ने परीक्षण कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी और अपना रास्ता निकाला, फिर भी परिणाम मददगार नहीं रहे। जांच की एक और दिशा परिवार का एक बयान था कि वे कविता के लिए एक संभावित दुल्हा ढूंढ रहे थे। जांचकर्ता ने एक पूर्व प्रेमी या एक अस्वीकृत मैच की संभावना का पता लगाया। इस दौरान पुलिस का मानना था कि किसी डॉक्टर या चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने ही यह जघन्य अपराध किया है। जांचकर्ता ने कहा कि जबरदस्ती प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। इसके अलावा जिस तरह से हमलावर ने उसे मारने की कोशिश की थी, उससे पता चलता था कि उस व्यक्ति को ड्रग देने का तरीका मालूम था और वो जानता था कि कौन सा इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। पुलिस ने तलाशी के दौरान कमरे से एक डिस्पोजेबल सिरिंज और इंसुलिन की 2 बोतलें भी जब्त की थी। आक्रोश के बीच पुलिस ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को गिरफ्तार कर लिया था, जहां कविता काम करती थी। साथ ही एक नर्सिंग अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। उन पर लापरवाही और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लग रहा था। सीएमओ पर मेडिको लीगल केस रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था और बाद वाले को पीड़िता के पेट धोने के नमूने के साथ गड़बड़ी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही पीड़िता के शरीर पर खरोंच के निशान तक छिपाने की कोशिश की गई थी। इसी बीच अस्पताल ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया कि कविता की सेवा समाप्त कर दी गई थी और वह अवैध रूप से परिसर में रह रही थी, जिससे परिवार और अन्य लोगों से उग्र प्रतिक्रिया मिली। वहीं कविता पंजाब से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी और जनकपुरी में अपनी बहन के साथ रहती थी। जब वह मुश्किल से 10 साल की थी तब उसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। वह 2007 की गर्मियों में ईएसआई अस्पताल में शामिल हुई थी। एक बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर उसने प्रसूति वार्ड में काम किया और अक्सर रात की शिफ्ट में वो काम करती थी। दिलचस्प बात यह है कि उसने 19 सितंबर को अपनी वरिष्ठ रेजिडेंसी पूरी कर ली थी और ठीक ही एक दिन पहले उस पर हमला हुआ था। हालांकि उसकी हिम्मत ने उसे 7 महीने तक जिंदा रखा और अप्रैल 2008 को कविता की स्थिति बिगड़ने लगी। पिछले वर्ष 21 सितंबर से उसका रक्तचाप अप्रैल के पहले सप्ताह तक कम होने लगा। उसके पूरे शरीर में गंभीर संक्रमण थे। 17 अप्रैल को कविता को मृत घोषित कर दिया गया और उनकी मृत्यु के समय उनका वजन महज 15 किलोग्राम रह गया था। उनके साथ मामला भी खत्म हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी और राष्ट्रीय परिवहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएच के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि यह संख्या तो केवल एक झलक है, क्योंकि ये दर्ज मामलों पर आधारित है। जानबूझकर अन्यथा दबाए गए या अनदेखा किए गए मामलों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे जघन्य कृत्यों में अपराधियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठानों के प्रयास और राजनेताओं की परेशान करने वाली जटिलता को और उजागर करते हैं। हाल ही एडीआर की रिपोर्ट, जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान में 151 मौजूदा सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। इस तथ्य को और मजबूती देता है हमारा दृढ़ विश्वास कि महिलाओं के विरुद्ध ये अत्याचार एक व्यापक रूप से फैल रही बीमारी का लक्षण है, जो हमारे देश की शांति और प्रगति को प्रभावित कर रही है। इस खतरे का मूल कारण नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का व्यापक उपयोग, विवाहेतर संबंध और बेवफाई, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग, आत्महत्याएं, यौन संचारित संक्रमणों, एसटीआई में वृद्धि, गर्भपात में वृद्धि, यौन हिंसा और बलात्कार में वृद्धि, संस्कृति का यौनीकरण, पारिवारिक इकाई का टूटना और अनैतिकता का सामान्यकरण जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, जो समाज के नैतिक ताने बाने तेजी से नष्ट कर रही हैं। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।